नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला आज फिर उपस्थित हूं प्रसंग में आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलता रहे। मैंने इसके पहले भी राजनीतिक फंडिंग के बारे में आपसे बात की है, तो आइए आज के वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि राजनीतिक फंडिंग दुनिया भर में कैसी होती है और भारत दुनिया से इसमें क्या सीख सकता है। पिछले कुछ दिनों से लगातार मीडिया चुनावी बॉन्डों की चर्चा से भरा हुआ है। मैंने भी इसके बारे में वीडियो बनाए हैं, आप चाहें तो उन्हें फिर से देख सकते हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। चुनावी बॉन्डों पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद सभी विपक्षी दल कह रहे हैं कि उनके द्वारा भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। दूसरी ओर सत्तारूढ़ दल का कहना है कि चुनावी बॉन्डों की योजना लाए जाने से पहले सारा चुनावी चंदा नगद के रूप में दिया जाता था और उसमें भी भ्रष्टाचार की संभावना थी जो चुनावी बॉन्डों से भी कहीं ज्यादा थी। वो ये भी कह रहे हैं कि अब जबकि चुनावी बॉन्डों को अवैध करार कर दिया गया है, फिर से नगद चंदा लेना प्रारंभ हो जाएगा और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। राजनीतिक पार्टियों को अपने वैध राजनीतिक कार्यों के लिए धन की आवश्यकता तो होती ही है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि विश्व के अन्य देशों में राजनीतिक दलों को धन कैसे मिलता है। अधिकांश देशों में राजनीतिक दल अपने सदस्यों से चंदा लेकर धन की व्यवस्था करते हैं। शुरू के दिनों में आम आदमी पार्टी ने अपने सदस्यों से छोटे चंदे लेकर अपना काम चलाने का प्रयास किया था। भारत में चुनावी खर्च की अधिकता के चलते शायद उनके लिए भी लंबे समय तक सदस्यों के चंदे पर निर्भर रहना संभव नहीं रह पाया। कुछ देशों में राजनीतिक दल इस चंदे से काफी धन एकत्र कर लेते हैं। कुछ देशों में तो नेता के साथ डिनर के लिए, नेता के साथ छोटे समूहों में चर्चा के लिए और इसी प्रकार की अन्य बातों के लिए भी चंदा लिया जाता है। इस प्रकार से धन एकत्र करना शायद राजनीतिक शुचिता का सबसे अच्छा रूप है, क्योंकि इस प्रक्रिया में वे ही चंदा देते हैं जो उस राजनीतिक दल की विचारधारा से सहमत हैं। डिनर आदि पर चर्चा के दौरान बेहतर राजनीतिक विचार विमर्श का मौका भी मिलता है। चंदा देने वाले सदस्य उसका हिसाब देखने में भी रुचि रखते हैं, परंतु अधिकांश देशों में सदस्यता शुल्क के द्वारा राजनीतिक दलों की आय में कमी आती जा रही है। कुछ देशों में राजनीतिक दल अपने ऐसे सदस्यों से उनकी आय का बड़ा हिस्सा चंदे के रूप में लेते हैं जो किसी सरकारी पद पर हैं। भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टी में यह प्रथा रही है। फ्रांस और इटली में पोस्ट कम्युनिस्ट पार्टियां, आयरलैंड और नीदरलैंड की सोशलिस्ट पार्टी राजनीतिक पद पर कार्यरत अपने सदस्यों से उनके वेतन का बड़ा हिस्सा चंदे के रूप में लेती हैं। हालांकि राजनीतिक दलों की आय के लिए इस प्रकार का चंदा भी पुराने समय की बात होती जा रही है। आज तो अधिकांश नेता अपने दल को धन देने के स्थान पर दल के माध्यम से राजनीतिक पद प्राप्त करके उससे कुछ लाभ कमाने का प्रयास ही करते हैं। बहुत से पश्चिमी देशों में धनाढ्य सदस्यों से बड़ा चंदा लेने की प्रथा भी थी। हालांकि यूनाइटेड किंगडम में यह भी देखा गया कि इस प्रकार बड़ा चंदा देने वाले लोगों को पीएरेज देकर हाउस ऑफ लॉर्ड्स की सदस्यता दी जाना शुरू कर दी गई थी। वहां के प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज पर इस तरह का आरोप लगा था, जिसका नतीजा यह हुआ था कि ब्रिटेन की संसद ने ऑनर्स प्रिवेंशन ऑफ एब्यूजेस एक्ट 1925 पारित किया था, जिसे इस प्रकार के पीएरेज से धन लेने को अपराध बना दिया। दूसरे छोर पर राजनीतिक दलों को कॉर्पोरेट दुनिया के द्वारा दिया जाने वाला चंदा है। थियोरी में तो कंपनियों का चंदा उन राजनीतिक दलों को मिलना चाहिए जिनकी नीतियां उस कंपनी के हित में हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि कंपनियां राजनीतिक दलों को चंदा इसलिए देती हैं ताकि राजनीतिक दलों की नीतियां और उनके द्वारा देश की सरकार की नीतियां भी अपने पक्ष में करा लें। यह तो तब की बात है जब राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता हो। जब अपारदर्शी तरीके से चंदा दिया जाता है तो वो चंदा ना होकर रिश्वत बन जाता है।
कभी कभी कंपनियां स्वयं आगे बढ़कर राजनीतिक दलों को रिश्वत देती हैं जिससे उन्हें ठेके मिल सकें, और कभी कभी सत्तारूढ़ राजनीतिक दल सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग करके कंपनियों को चंदा देने पर मजबूर कर देती है। दुनिया के 172 में से 48 देशों में इसीलिए कॉरपोरेट्स द्वारा राजनीतिक फंड दिया जाने पर प्रतिबंध है, परंतु यह प्रतिबंध कितना प्रभावी है यह बहस का विषय है। चुनावी बांडों में भी इसी तरह की रिश्वत के आरोप लग रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है कि चुनावी बांडों को बंद कर देने पर भी यह रिश्वत बंद नहीं होगी बल्कि नगद के रूप में दी जाने लगेगी। एक जानकारी के अनुसार विश्व के 163 में से 79 देशों में राजनीतिक फंडिंग बैंकों के माध्यम से करने की अनिवार्यता नहीं है। भारत में 20,000 रुपए से अधिक का राजनीतिक चंदा नकद में देने पर रोक है। फिर भी सभी जानते हैं कि चुनावी बांडों के बावजूद अधिकांश राजनीतिक चंदा नगद में ही दिया जा रहा था। यह बात इससे सिद्ध है कि चुनावी बांडों से केवल 16 या 16,500 करोड़ रुपए का ही चंदा दिया गया है, जबकि अनुमान है कि इस दौरान सभी राजनीतिक दलों ने कुल मिलाकर चुनावों पर ही लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च किया है, तो बाकी का पैसा नगद में ही मिला होगा। कुछ लोगों का कहना है कि यदि राज्य चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक दलों को फंड दे तो कुछ हद तक इस समस्या से निपटा जा सकता है। इसे स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस कहा जाता है। जर्मनी में प्रतिवर्ष 150.8 मिलियन यूरो स्टेट द्वारा ग्रांट के रूप में राजनीतिक दलों को दिया जाता है। यह ग्रांट उन्हीं राजनीतिक दलों को दी जाती है जिन्होंने राष्ट्रीय चुनाव में कम से कम 0.5% वोट प्राप्त किए हों। स्वीडन में तो राजनीतिक दलों की लगभग 80 से 90% आय स्टेट द्वारा दिए गए फंड से ही है। कनाडा में चुनावों के ठीक पहले राजनीतिक दलों को स्टेट द्वारा फंडिंग की जाती है। इसे प्री वोट फंडिंग कहते हैं। यह उनकी आय का लगभग 40% होता है। ऑस्ट्रेलिया में वर्ष 1984 में लेबर सरकार ने राजनीतिक दलों की पब्लिक फंडिंग प्रारंभ की थी। राष्ट्रीय चुनाव में कम से कम 4% वोट पाने वाले राजनीतिक दलों को ही इसकी पात्रता आती है। ऑस्ट्रिया, स्पेन आदि देशों में भी राजनीतिक दलों की पब्लिक फंडिंग की जाती है। हाल ही में फ्रांस, जापान, मेक्सिको, नीदरलैंड और पोलैंड भी इस ओर बढ़ रहे हैं। जब मैं भारत निर्वाचन आयोग में था उस समय मालदीव के चुनाव आयोग के निमंत्रण पर मुझे वहां जाकर उनके कुछ नियमों की ड्राफ्टिंग की सहायता करने का अवसर मिला था। तब मैंने मालदीव में राजनीतिक दलों की पब्लिक फंडिंग की समस्या को नजदीक से देखा था। उनके उस समय के कानून में चुनाव आयोग में पंजीकृत राजनीतिक दलों को उनकी सदस्य संख्या के अनुपात में चुनाव आयोग द्वारा धन दिया जाता था। राजनीतिक दल अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के लिए फर्जी सदस्य बनाकर अपनी सदस्य संख्या बढ़ाकर दिखाने का प्रयास करते थे। मालदीव के चुनाव आयोग की उस समय की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि राजनीतिक दलों को इस प्रकार का फर्जीवाड़ा करने से कैसे रोका जाए। भारत में भी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस की बात लंबे समय से चल रही है, परंतु इस पर एक राय नहीं बन पाई है। इसका सबसे बड़ा विरोध इस आधार पर किया जाता है कि यदि राजनीतिक दलों को राज्य द्वारा फंड दे भी दिया जाएगा तो भी वे अन्य स्रोतों से काला धन लेकर उसका चुनाव में दुरुपयोग करते ही रहेंगे और मुख्य समस्या का हल नहीं निकल पाएगा। यद्यपि भारत में राजनीतिक दलों को सीधा धन नहीं दिया जाता, तथापि राज्य से उन्हें कई प्रकार की सब्सिडी तो मिलती ही है। राजनीतिक दलों को चंदा देने वालों को आयकर अधिनियम की धारा 80GGC के अंतर्गत इनकम टैक्स में छूट मिलती है। हाल ही में खबर आई है कि बहुत से लोगों ने इस धारा का फायदा उठाकर कुछ राजनीतिक दलों को चेक से चंदा दिया और उसे नगद में वापस लेकर सरकार से धोखाधड़ी भी की। ऐसे कुछ लोगों को आयकर विभाग से नोटिस मिला है। इस बारे में यूट्यूब के चैनल अनूप भाटिया टॉक शो पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध वीडियो का अंश देखिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। डिपार्टमेंट की ओर से एक सनसनी मार्केट में फैली हुई है। आप कहेंगे अनूप जी आप अपने चैनल को लोकप्रिय बनाने के लिए सनसनी वर्ड यूज कर रहे हैं। सर, मेरा ये तात्पर्य कतई नहीं। देखिए दोस्तों, है क्या कि ऐसा हुआ पास्ट में कि पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन करदाताओं द्वारा किए गए
और बहुत से करदाताओं ने पॉलिटिकल पार्टीज को जब कंट्रीब्यूशन किए, चाहे उन्होंने स्वयं ऐसी पॉलिटिकल पार्टी ढूंढी या उन्हें किसी रेफरेंस ने बोला कि साहब फला पॉलिटिकल पार्टी में कंट्रीब्यूशन करो, आपको 100% डोनेशन का डिडक्शन मिलेगा, तो उन्होंने वो कंट्रीब्यूशन किया। कुछ लोगों ने, या हो सकता है मेरा अंदाजा गलत हो, तो बहुत से लोगों ने पैसे की अदला बदली भी कर ली। आप कहेंगे अनूप जी अदला बदली का खेल क्या है? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, जरा समझिए कि मान लीजिए मैंने अपनी रिटर्न भरते समय मुझे कोई टैक्स देना था 30% की टैक्स रेट से, तो कोई महाशय मेरे मित्र उन्होंने बोला कि अनूप जी काहे को चिंता करते हो, मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ, आप 3 लाख रुपए की एक रसीद काटो, यानी आप चेक काटो, मैं 3 लाख की आपको एक पॉलिटिकल पार्टी की कंट्रीब्यूशन की रसीद ला के देता हूँ, 3 लाख पर 30% आपको 90,000 रुपए का टैक्स बच जाएगा। मैं बोला वाह यार, ये तो बहुत बढ़िया तरीका है, क्योंकि मैं वैसे ही सरकार को बहुत टैक्स देता हूँ और मुझे अच्छा नहीं लगता इतना टैक्स दे करके। अब 90,000 रुपए का टैक्स बच रहा है, किसको बुरा लगेगा सर? सामने वाले ने 3 लाख की रसीद आपको दी, आपने 3 लाख उन्हें वापस किए और वो 3 लाख पर से 5% कट करके बाकी पैसा आपकी जेब में वापस आ गया। तो 3 लाख पर 5% हुआ 15,000, आपको 2,85,000 वापस मिल गया, और यानी 15,000 का नुकसान हुआ, उधर आपको टैक्स में 90,000 का फायदा हुआ। तो आपको लगा कि साहब मुझे तो अभी भी 75,000 रुपए बच गए, चलो बढ़िया है। इसी प्रकार राजनीतिक दलों को अपनी आय पर कोई कर नहीं देना पड़ता। आखिर यह राज्य की ओर से सब्सिडी ही तो हुई। दूरदर्शन और आकाशवाणी पर सभी राजनीतिक दलों को निःशुल्क चुनाव प्रसार के लिए समय भी दिया जाता है। ये और बात है कि आजकल अन्य चैनलों के माध्यम से प्रचार सरकारी माध्यमों के प्रचार से कहीं अधिक होता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में हजारों की संख्या में ऐसे राजनीतिक दल पंजीकृत हैं जो न तो चुनाव लड़ते हैं और न उनकी कोई राजनीतिक गतिविधियां हैं, वे केवल आयकर में छूट प्राप्त कर रहे हैं। यह भी एक प्रकार से राज्य के राजस्व की चोरी ही तो है। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग द्वारा राजनीतिक फंडिंग का एक और बड़ा रास्ता है जिस पर चर्चा कम हुई है। उत्तर पूर्वी राज्यों में अनुसूचित जनजातियों को आयकर से मुक्त रखा गया है। इसी तरह से फ्री ट्रेड जोन्स में भी अनेक प्रकार की कर छूटें मिलती हैं। इसका फायदा उठाकर मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। FATF gafi.org पर फ्री ट्रेड जोन्स में होने वाली मनी लॉन्ड्रिंग पर यह आलेख आपकी आंखें खोल देगा। आलेख का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। नागालैंड में इसी तरह की मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में 7 साल पहले डीमोनेटाइजेशन के समय की इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट का अंश देखिए। रिपोर्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। Hisar to Dimapur, from the hinterland of Haryana to the mountainous terrain of Nagaland. An unlikely connect, but this is the route taken for big money laundering operation. An operation worth 3.5 crores in dirty cash has been unearthed. And at the center of suspicion is Nagaland businessman who is the son-in-law of the lone parliamentarian of the state. Anato Zimomi was arrested from Dimapur airport after he produced a tax exemption certificate to collect the cash. Anato Zimomi could be a pawn in a money laundering plot allegedly hatched by a Gurgaon-based businessman. After procuring the cash, the Nagaland businessman was expected to transfer the money into an account. The Northeast, with its tax exemptions, provides a safe haven for those looking to turn their black money into white. Investigators estimate that 11 crore rupees have been ferried through this route in 16 days following demonetization. भारत निर्वाचन आयोग के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी ने गुमनाम रहने की शर्त पर मुझे बताया है कि चुनावी बॉन्डों के अतिरिक्त जो पैसा बैंकों के जरिए राजनीतिक दलों को मिला है उसमें से अधिकांश पूर्वोत्तर के राज्यों और फ्री ट्रेड जोन से ही आया है। अगर आयकर विभाग इसकी ठीक प्रकार से पड़ताल करे तो सबकी पोल खुल सकती है। कुछ बात राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता की करना आवश्यक है। भारत में प्रत्याशियों के चुनावी व्यय की सीमा निर्धारित है। लोकसभा के लिए यह 90 लाख रुपए है। हालांकि यह सीमा इतनी अधिक है कि आम गरीब आदमी के लिए तो चुनाव लड़ना लगभग असंभव ही है। इसके अतिरिक्त चुनावी व्यय की गणना उसी दिन से प्रारंभ की जाती है जब प्रत्याशी अपना नामांकन भरता है। इससे पहले किया गया व्यय इस सीमा में नहीं आता। सभी जानते हैं कि आजकल तो चुनाव प्रचार महीनों पहले से प्रारंभ हो जाता है।
लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि पार्टी के चुनावी व्यय की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। ऐसे में प्रत्याशी के लिए चुनाव व्यय की सीमा निर्धारित करना लगभग निरर्थक ही है। कोई सीमा नहीं होने के कारण पार्टियों का चुनावी व्यय आसमान छू रहा है। अनुमान है कि भारत के चुनाव दुनिया के सबसे महंगे चुनावों में से हैं। वोटरों को दी जाने वाली रिश्वत जैसे नगद, साड़ी, शराब, मटन, मुर्गा आदि की तो कोई गणना ही नहीं हो सकती, क्योंकि गैर कानूनी होने के कारण इनकी रिपोर्टिंग ही नहीं होती है। उपरोक्त के संदर्भ में मेरा यह मानना है कि चुनावी फंडिंग में शुचिता लाने का एकमात्र तरीका पारदर्शिता है। दुनिया में अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता के जो मापदंड बनाए हैं, भारत उनसे बहुत पीछे है। सभी जानते हैं कि धन के मामले में मात्रात्मक नियंत्रण कभी सफल नहीं होता, पारदर्शिता ही एकमात्र उपाय है। राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता का उदाहरण अमेरिकी कांग्रेस ने 1971 में बनाया संघीय चुनाव अभियान अधिनियम या FECA है। इस अधिनियम से उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों आदि के लिए स्ट्रिक्ट प्रकटीकरण आवश्यकताओं को लागू किया गया है। इस अधिनियम में अनेक संशोधन किए गए हैं। जो लोग राजनीतिक चंदा दे सकते हैं उनका स्पष्ट रूप से सूचीकरण किया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि कॉरपोरेशन, मजदूर संगठन, ठेकेदार, धार्मिक संस्थाएं आदि राजनीतिक चंदा नहीं दे सकते। भारत में प्रत्याशियों के खर्च की सीमा तो निर्धारित है, लेकिन चंदा लेने की कोई सीमा नहीं है। यह अपारदर्शिता को बढ़ाता है, क्योंकि आप कितना भी चंदा ले सकते हैं और उसे काले धन के रूप में सीमा से बाहर व्यय भी कर सकते हैं। अमेरिका में इसका उलट चंदा देने की सीमा निर्धारित है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में अब चुनाव के कानून में परिवर्तन करके विदेशों से चंदा लेने का रास्ता भी खोल दिया गया है। यह बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इससे विदेशों द्वारा भारत के प्रजातंत्र को प्रभावित करने का भी अवसर पैदा हो गया है। और उससे भी भयंकर यह है कि इसके माध्यम से विदेशों से टेररिस्ट फंडिंग या ड्रग फंडिंग या वेपन्स की फंडिंग, इस सब के रास्ते भी खुल गए हैं। दिनांक 16 मार्च 2024 को इंडियन एक्सप्रेस में छपी PTI की खबर के अनुसार पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी जी ने चुनावी चंदे में पारदर्शिता की वकालत की है। पारदर्शिता कठिन अवश्य है, परंतु इंटरनेट पर सर्वत्र उपलब्ध सूचनाओं, खोजी पत्रकारिता और टेक्नोलॉजी की बदौलत अब यह असंभव नहीं रह गया है। मुझे विश्वास है कि देश भर में फैले हुए छोटे पत्रकार हर क्षेत्र की तरह इस क्षेत्र पर भी रोशनी डालकर रहेंगे ही। सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कैसे राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाई जा सकती है, इस पर सनलाइट फाउंडेशन का एक वीडियो एनहांसिंग ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल फाइनेंस विद टेक्नोलॉजी देखिए, जो YouTube पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। No matter what country you are from, money is an inescapable part of political campaigns. But citizens have the right to know who is really funding their local candidates, influencing the results of elections. While many governments are becoming more transparent, information on party and campaign funding still remains depressingly opaque. Luckily, many activists are using technology to create tools to shine a light on the influence of money in politics and the misallocation of public funds. In Argentina, Poder Ciudadano collects information about election funding to republish it in an organized and searchable database. It has helped shine the light on political financing by corporations and propelled the law reform prohibiting corporate donations in Argentina. In the United States, the Sunlight Foundation collects and releases political contribution data so anyone can track influence by lawmaker, company, or prominent individual. Influence Explorer has been used by journalists in hundreds of investigative stories to connect the dots of influence by special interests and lobbyists. But often, political finance information is not available, so creative projects have sprung up to crowdsource information or connect the dots by using other available datasets. In Hungary,
the local chapter of Transparency International organized a crowdsourcing campaign to monitor election spending. They compared the data to official reports and were able to show that parties had exceeded the legal spending limit and that these limits are hypocritical and unrealistic. Another Sunlight tool collects campaign fundraiser invitations and shows where politicians are campaigning and how special interests are buying access to candidates. These are just a few examples of how technology can expose where democracies need improving. But we need more tools like these in more countries. Learn more about Transparency International and Sunlight Foundation's work to create tools to uncover the influence of money in elections. Publish it in an organized and searchable database. It has helped shine the light on political financing by corporations and propelled the law reform prohibiting corporate donations in Argentina. In the United States, the Sunlight Foundation collects and releases political contribution data so anyone can track influence by lawmaker, company, or prominent individual. Influence Explorer has been used by journalists in hundreds of investigative stories to connect the dots of influence by special interests and lobbyists. But often, political finance information is not available, so creative projects have sprung up to crowdsource information or connect the dots by using other available datasets. In Hungary, the local chapter of Transparency International organized a crowdsourcing campaign to monitor election spending. They compared the data to official reports and were able to show that parties had exceeded the legal spending limit and that these limits are hypocritical and unrealistic. Another Sunlight tool collects campaign fundraiser invitations and shows where politicians are campaigning and how special interests are buying access to candidates. These are just a few examples of how technology can expose where democracies need improving. But we need more tools like these in more countries. Learn more about Transparency International and Sunlight Foundation's work to create tools to uncover the influence of money in elections. यह तर्क मान्य नहीं हो सकता कि चुनावी बॉन्ड समाप्त हो जाने पर अपारदर्शी नगद की व्यवस्था प्रारंभ हो जाएगी। कानूनन 20,000 रुपए से अधिक नगद फंड लेने की मनाही है। चुनाव आयोग यदि सख्त हो जाए तो राजनीतिक दलों को उनके पास आए फंड का हिसाब पारदर्शी तरीके से बताना ही होगा। परंतु दुख इस बात का है कि आज तो चुनाव आयोग स्वयं ही दानदाता की गोपनीयता की वकालत करते दिख रहा है। चुनाव आयोग की चुनाव घोषणा के समय की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अंश देखिए, जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने दानदाता की गोपनीयता बनाए रखने की व्यवस्था बनाने की वकालत की है। The unaccounted money which is used in the elections, on which during the elections we are very particular to control it. But how do we also control the donations in the unaccounted form is something which the entire nation has to work together. How the donors' privacy is also protected. He is not harassed. How it is channelized. How it is more and more white. नौकरशाहों से भी किसी प्रकार की उम्मीद करना व्यर्थ है। कुछ दिनों पहले तक स्टेट बैंक लगातार यह कह रहा था कि उसे बॉन्ड नंबर की मैचिंग करने में कई महीने का समय लगेगा। एक पूर्व फाइनेंस सचिव सुभाष गर्ग जी ने तो कई चैनलों पर यह भी कहा कि स्टेट बैंक मैचिंग कर ही नहीं पाएगा क्योंकि बॉन्ड की पहचान का कोई तरीका है ही नहीं। मजे की बात यह है कि चुनावी बॉन्डों की योजना उसी समय बनी थी जब वो वित्त सचिव थे और उन्हें भली भांति पता होना चाहिए था कि बॉन्डों की मैचिंग करना बहुत आसान है। फिर भी वे राष्ट्रीय टेलीविजन पर जोर देकर कहते रहे कि मैचिंग करना संभव ही नहीं है। इंडिया टुडे टीवी पर उनके साक्षात्कार का संबंधित अंश देखिए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। Response, or do you believe SBI deserves the benefit of doubt on that? See, the way the whole scheme was designed and implemented, there is no way, and I'm saying it with responsibility, there is no way SBI can match it. The bonds carry no identifier. There is no way you can identify which bond was bought by whom and was deposited by which party. So these three things
the bond the buyer and the political party has deposited cannot be matched. So No, you're saying even it cannot be matched even by 30th of June? absolutely. That is the reason I was saying this was the bluff. This was That is the reason why no one in 26 days they have not been able to match. जब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर स्टेट बैंक को डेटा देना ही पड़ा तो पत्रकारों ने कुछ ही मिनटों में मैचिंग कर डाली। इससे यह बात साफ है कि चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता न होने का कारण यह नहीं है कि पारदर्शिता हो ही नहीं सकती, बल्कि यह है कि देश की सरकार और चुनाव आयोग पारदर्शिता चाहते ही नहीं है। यह कहना कि राजनीतिक दल नगद में अवैध धन लेते रहेंगे और उन्हें रोका नहीं जा सकेगा, इसी प्रकार है जैसे यह कहा जाए कि देश में भ्रष्टाचार रोकने का कोई तरीका ही नहीं है क्योंकि भ्रष्टाचार का धन नगद में प्राप्त होता है। देश में इस बात का कानून पहले से ही है जिसके द्वारा राजनीतिक दलों को फंड का स्रोत बताने के लिए बाध्य किया जा सकता है। यह भी समझने की जरूरत है कि नगद बंद भी कर दिया जाए तो भ्रष्टाचार का पैसा राजनीतिक दलों को शेल कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग करके बैंकों से भी मिल ही रहा है। समस्या का हल भ्रष्टाचार पर लगाम कसने और पारदर्शिता बढ़ाने में है, न कि गोपनीयता बरतने में। अंत में आपको YouTube के चैनल कार्नेगी लाइव पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत फाइनेंसिंग इंडिया इलेक्शन के कुछ अंश दिखाकर विदा ले रहा हूं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। यह वीडियो लंबा जरूर है परंतु है देखने के काबिल क्योंकि इसमें चुनावों में मनी पावर के दुरुपयोग का बहुत ही अच्छा विश्लेषण किया गया है। नमस्कार। The numbers are economically significant. So we don't have great estimates about election spending in many developing country contexts, but most economists estimate that the Indian elections cost between $5 and $6 billion in 2014, which is up considerably from $2 billion in 2009. In the United States, in our 2015-2016 combined congressional presidential cycle, the FEC reports that around $11 billion was spent. But obviously we care beyond reasons of just material outlays. Another reason we care is because if money is seen to be a precondition for holding office, then that means it's going to have a powerful selection effect on the type of people who are going to run and the type of people who will end up winning office. So in some of my other research, I've shown that candidates with serious criminal cases have a significant financial advantage, which is one reason that parties recruit them. So the median criminal candidate in India who has a serious case against him or her at the time of his election is 4 times richer than the median clean candidate who doesn't have a case against them, right? So parties are attracted to this sort of muscle power in part because of the money that comes along with it. A third reason we might care is because of rent-seeking and quid pro quos. If you end up spending so much money to win elected office, you're going to look at office as a way of recouping that money with interest so you can pay your debts back and to make money for the next go-around. Or if you're raising money from wealthy supporters, once you get into office, you're going to have to use the levers of power to bend the rules in order to pay back those people who supported you. There's some evidence from around the world that just the perception that money buys election can erode citizen confidence in democracy and erode the legitimacy of democratic governance. And fifth and finally, there are concerns that if wealth can influence public policy in ways that will benefit the wealthy, it can further entrench the sort of the cycle of inequality that we're talking so much about around the world.